हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMA नॉलेज हब। आज हम पढ़ने वाले हैं CMA फाइनल का पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट हम पढ़ने वाले हैं। ऑडिट, कॉस्ट का भी ऑडिट होगा, मैनेजमेंट का भी ऑडिट होगा। तो हम पहले पढ़ते हैं कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट समझने से पहले हम समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग होगी उसी के ऊपर हम अपना ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो किस बेस पे बनता है और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी किस बेसिस पे बनती है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट है तो उसमें किस किस के यूज़ करके हम उसको प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होंगे, और अभी रिसेंटली कुछ कंपनी में मतलब वो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर नेटवर्थ है, तो हमारे क्या हो गए, इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंट्स हमारे कैसे बनते हैं, कॉस्ट अकाउंट बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, और कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या वेटेज है। हमारे पास 4 पार्ट हैं। पार्ट ए हमारा है कॉस्ट ऑडिट, जो कि 50 मार्क्स कवर करता है। पार्ट बी है मैनेजमेंट ऑडिट, जो हमारा 25% कवर करता है। पार्ट सी है इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़, तो हमारा ऊपर करता है 15%। और उसके लास्ट में बचा पार्ट डी फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमारा 10% कवर करता है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कॉस्ट ऑडिट से। कॉस्ट ऑडिट में भी हमारे जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है वो हमारे 25% कवर करते हैं और बहुत ईजी है। को बेसिक हमारे 5% कवर करता है, रूल्स CRA हमारे 10% कवर करते हैं, और कॉस्ट ऑडिटर में क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, ड्यूटीज़ हो गई, एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉस्ट ऑडिटर का, ये हमारा 10% कवर करता है। तो यानी कि हमारा ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 25% कवर करते हैं। बहुत ईजी है, ईजीली हो जाएगा। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। पहले मीनिंग देख लेते हैं। कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम कॉस्ट का मीनिंग देख लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग देख लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। थ्योरी तो पढ़ लिया, हम समझ आ जाएगा, बट इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हम एक क्या बनाते हैं, स्टडी टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब स्टडी टेबल बनाएंगे तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा, वुड चाहिए होंगी, लकड़ी चाहिए होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो लकड़ी की कीमत है 500 रुपये। ठीक है, अब क्या चाहिए होगी, वुड को बनाने वाला भी चाहिए होगा कारपेंटर उसी लेबर, कारपेंटर का लेबर, उसकी क्या है लेबर कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये। अब ये जहाँ पर बनाएंगे वहाँ प्लेस भी चाहिए होगी, अगर वो रेंटेड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, रेंट कितना है उसका, उस शॉप का या उस जगह का रेंट कितना है, 1000 रुपये लेता है। ठीक है, 1000 लेता है, और वहाँ पे कितनी टेबल्स बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टडी टेबल है, वहाँ पे 10 टेबल बन रही है, डिवाइड बाई 10, तो एक के लिए कितना आ गया हमारे पास, 100। ऐसे ही रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि मशीन वगैरह चलेगी, रंता लगेगा,
उसके लिए भी चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट का खर्चा आएगा उस पर। फॉर एग्जांपल लेते हैं उसका भी 1000 रुपये का है और उसमें भी 10 बनेगा, तो यानी कि 100 रुपये की कॉस्ट उसकी भी आएगी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे पास प्रोसेस दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म से याद कर रखेंगे हम ICMA। मैं CMA हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वुड है ये क्या है? ये है मटेरियल। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर हो गई। रेंट है, रेंट क्या है? ओवरहेड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? ओवरहेड है। ठीक है, पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी कौन कौन सी कॉस्ट है। कॉस्ट कौन कौन सी हमारी? ये चारों हमारी कॉस्ट है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, अब इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्लासीफाई किस बेस पे करेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट में क्या आएगा? लेबर आ जाएगी, मटेरियल आ जाएगा, ये एलिमेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, इसको हमने एलिमेंट के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। अब बिहेवियर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, यहाँ पर ये जो रेंट है ये किस बेस पे क्लासीफाई होगा? फंक्शन। इसका फंक्शन कैसा है? ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, फिक्स्ड रेंट है या फिर वेरिएबल रेंट है, ये फंक्शन के बेस पे क्लासीफाई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा है? बिहेवियर के हिसाब से, ये होगा वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको क्लासीफाई कर देंगे। मतलब अलग अलग बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, अभी हमारा क्या रह गया? मेज़रमेंट। अभी सिर्फ हमने क्लासीफाई तक पढ़ा है, मेज़रमेंट और असाइनमेंट। अब मेज़र कैसे करेंगे हम इसको? मेज़र यानी कि इसकी वैल्यू, जैसे कि वुड की वैल्यू हमें डायरेक्टली दी हुई है, लेबर की डायरेक्टली दी हुई है, रेंट की डायरेक्टली नहीं दी हुई। रेंट की हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे? 1000 रुपये हमारा रेंट आ रहा है और उसके अंदर 10 टेबल बन रही है, तो एक टेबल का कितना हो गया? 100 रुपये। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का है, 1000 आ रहा है, 10 टेबल बन रही है, एक टेबल का कितना हो गया? 100 रुपये। तो ये हमारी एलोकेशन हो गई कॉस्ट की। हम इसको मेज़र कर लिया कि एक टेबल के लिए कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसको असाइन करना है। तो असाइन किस पे करेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्टडी टेबल। ठीक है, इस स्टडी टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो कर लेते हैं हम प्लस 500 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100, 1200 रुपये कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। ठीक है, अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ये प्रोसेस फॉलो करना है। अब इसको फॉलो करने के लिए कोई चाहिए ना, कौन करेगा? तो इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट करेगा कैसे? मतलब उसके पास कोई गाइडेंस होनी चाहिए। मैनेजमेंट खुद तो अपनी गाइडेंस नहीं बताएगा, कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो उसके स्टैंडर्ड्स के लिए इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके हिसाब से, उसकी गाइडेंस के हिसाब से मैनेजमेंट उसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड क्या हो गया? हमारे लेजर्स हो गए अलग अलग, कॉस्ट शीट्स हो गई। उस कॉस्ट शीट को हम समराइज वे में जब प्रेजेंट करते हैं तो हमारी कॉस्ट स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस फॉर द कंपनीज। कंपनीज मतलब कंपनीज को तो नहीं बनाएंगी, कंपनीज यानी कि मैनेजमेंट। दैट स्पेसिफाई द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट यानी कि लेबर, मटेरियल एट्सेट्रा। मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के हैं। जब हम ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इतना तो मिनिमम डिस्क्लोज करना ही है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कि जो तुमने अकाउंटिंग की है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अगर हमें कुछ सपोर्टिंग डिस्क्लोजर देने पड़ रहे हैं तो हमें वो देने पड़ेंगे। एंड इंश्योर द कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड। अब कंपेरेबिलिटी क्या है?
कंपेरेबिलिटी हम खुद से भी कर सकते हैं। खुद से कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर के साथ अपना करंट ईयर को हम कर लेंगे कंपेयर, या फिर इंटर फर्म कि कोई फर्म है ABC लिमिटेड और हमारी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, तो हम उस फर्म से अपनी फर्म को कंपेरिजन कर लेंगे। क्या कहीं हम ज़्यादा कॉस्ट में तो नहीं बना रहे इसको, या कम पे तो नहीं बना रहे? कम पे बना रहे तो बेनिफिशियल है, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी क्या मतलब कि जो तुम पॉलिसीज़ या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो वही करो। अगर कोई चेंज कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज़ करो कि इस रीज़न से क्या है, मतलब डिस्क्लोज़ करने के भी कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो फॉलो करो और उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटनेस क्या कि जो तुमने रिकॉर्ड प्रेजेंट कर रहे हो वो कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि तुमने कुछ चीज़ ओमिट कर दी, मतलब तुमने सारे रिकॉर्ड बना दिए, मतलब तुम्हारे पास एक एसेट थी, तुमने एसेट को उसको दिखा दिया बट वो लिटिगेटेड थी, वो कोर्ट के अंदर थी, तुमने उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करी, मतलब तुमने कर तो दिया है, उसको डिस्क्लोज़ तो कर दिया लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन लिटिगेशन की नहीं करी, तो वो इनकम्प्लीट है। तो ये वो नहीं है, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। अब आते हैं हम अपना कॉस्ट ऑडिट में। इसको हटा देते हैं एक बार, पहले बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आते हैं हम अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। और ये मतलब ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये कभी कभी एग्जाम में आया था, इसके जून 9 में आया हुआ है, मतलब रेयरली आता है बट इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। कॉस्ट ऑडिट इज़ ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंट्री विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट किसका करेंगे हम? कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कुछ नोट्स अकाउंट्स है या फिर जो भी मिनिमम डिस्क्लोजर दिए हुए हैं उनका। और कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे। इंडिपेंडेंट यानी कि विदाउट एनी बायस, ठीक है, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस मतलब किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके हम, मतलब किसी के प्रेशर में आके हम उसको सही नहीं बता देंगे अगर वो गलत होंगे तो, जैसे हमें उसे ऐसे ही बताना है। इंडिपेंडेंस कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मतलब माइंड के अंदर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेंटली भी हम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और हमें अपीयर भी ऐसी होना कि हम इंडिपेंडेंट हैं। किसी से अगर कोई थर्ड पार्टी हमें देखती है तो उनको ये ना लगे कि हमें बायस है, ठीक है। अब हम कॉस्ट ऑडिट तो कर लें किसका? कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड का एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे इसको? हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ गाइडेंस होनी चाहिए। तो गाइडेंस हमें कौन देता है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग प्रोवाइड गाइडेंस टू द कॉस्ट ऑडिटर थ्रू ईच स्टेप, मतलब किस प्रोसेस पे हमें क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी डिटेल गाइड हमें कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कॉस्ट रिपोर्टिंग कि हमें किस तरह से रिपोर्ट देनी है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या होंगे ये भी हम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। ये भी सिर्फ एक मीनिंग समझ रहे हैं, और मीनिंग की जो डिटेलिंग है वो हमें आगे चैप्टर्स में दी हुई है, हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मीनिंग। अब जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है CMA इंस्टीट्यूट इंडिया, ऐसे ही इंस्टीट्यूट है अलग CMA इंस्टीट्यूट लंदन USA, तो हमारे पास जो है ना अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। तो जो हमारे मटेरियल में है वो है CMA इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन और CMA लंदन की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको पढ़ा है द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस कि ये करेक्ट है या नहीं है, ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड द अदरेंस टू द कॉस्ट ऑडिटिंग प्लान। अदरेंस मतलब कंप्लायंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग प्लान। ये किसने दिए? CMA इंस्टीट्यूट ने। और हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या दिए? ए सिस्टम ऑफ
Audit for review, examination and appraisal of cost accounting records and attendant information required to be maintained by the specified industries as mandated by the applicable Companies Act and rule form thereunder। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने हुए हैं इसका रिव्यू करना, उसको इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना, ठीक है, उसको अप्रेज करना, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें स्पेसिफाई की गई स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए कि हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको हमें डिटेल रिव्यू करना है, ठीक है, एज मेंटेड बाय एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट यानी कि 2013 सेक्शन 148 रूल्स कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल 2014, ठीक है। ये डेफिनेशन दी CMA इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ कॉस्ट कैसे हुआ, कॉस्ट ऑडिट कैसे हुआ, ओरिजिन कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हुआ ये भी पढ़ते हैं, और कॉस्ट ऑडिट कैसे हुआ ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब अभी भी ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई ब्रिज या रोड बनवाना होता है तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। अब टेंडर कैसे निकालती है, या तो वो फिक्स होगा कि हम तुम्हें 1000 करोड़ रुपये देंगे, तुम हमें ये ब्रिज और ये रोड बना के दे दो, या फिर बोलती है कि ठीक है हम अभी तय नहीं कर रहे, तुम अच्छी क्वालिटी का ब्रिज बनाओ, रो मटेरियल इसमें अच्छी क्वालिटी का लगाओ, और तुम्हारी जितनी भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट तो हम देंगे ही, प्लस जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं उसका 20% या 30% हम कुछ, मतलब वो एग्रीड होता है, हम तुम्हें मार्कअप दे देंगे, यानी कि तुम्हें प्रॉफिट दे देंगे। तो पहले भी यही होता था, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट एरा में भी यही होता था कि कुछ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आई, जो भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिए किसी थर्ड पार्टी को, और उस पे जो उसकी जो कॉस्ट आई, कॉस्ट प्लस बेसिस, यानी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो दे दिया। अब क्या होता था ना कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो अपनी कॉस्ट गलत दिखा देते थे। मतलब अगर उनकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, उन्होंने दिखा दी 200 रुपये, ठीक है। अब इस 200 रुपये में उन्होंने प्रॉफिट ले लिया 20%, के 40 रुपये प्रॉफिट हो गया, 240 चले गए। अब जाने कितने चाहिए थे, 100 रुपये की कॉस्ट आई है, 20 रुपये का 20% का प्रॉफिट 120, यानी कि 120 रुपये, मतलब सीधा 50%, मतलब 100% ज़्यादा जा रहा है। मतलब 120 में बन रहा है माल, 120 मिलने चाहिए, देने चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पे कर रही है मतलब डबल 240 रुपये। तो इसकी जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं कुछ तो हमें करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वेरीफाई करना शुरू कर दिया, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि इसमें ये हो क्या रहा है, कि हमें एक बार इसको इनका कोई स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसी को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1944 में एक कंपनी सेटअप करी, कंपनी सेटअप की एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किसी एक्ट के अंदर हुई होगी, तो तब एक्ट था हमारा 1913, उसके अंदर सेटअप की। तो हमारी जो हिस्ट्री आ रही है कॉस्ट CMA इंस्टीट्यूट की, वो कब से आ रही है, 1944 से। पहले कंपनी था, उसके बाद ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ठीक है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, इसकी जो हिस्ट्री है ना, हम पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1944 में बताया मैंने। 1944 में एक लिमिटेड कंपनी बनी। कब बनी, 2000 कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी 1944 में एज ए लिमिटेड कंपनी। ये हमारा MCQ है, ठीक है। उसके बाद 1959 में क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो ये एक बॉडी सेटअप की गई इन द पार्लियामेंट, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1959 में। उसका नाम क्या रखा गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी हमारा MCQ। अब आते आते ये जो वर्क था, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसमें हमारे इंस्टीट्यूट के नाम के अंदर जो वर्क्स है ये कुछ वर्कर फैक्ट्री वर्कर वाला लग रहा है। तो
इंस्टीट्यूट ने सोचा कि नहीं इसको चेंज करते हैं, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या रखा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका एक्रोनिम क्या बनता है, ICAI। अब ICAI ऑलरेडी इसका नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जब इन्होंने अपना नाम ICAI रख लिया तो लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा। तो सी इंस्टीट्यूट कहाँ गया, कोर्ट। सी इंस्टीट्यूट ने CM इंस्टीट्यूट पर को केस कर दिया और सी इंस्टीट्यूट जीत भी गया। ठीक है, अब इन्होंने नाम तो चेंज कर दिया, अब क्या करें। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी CMA इंस्टीट्यूट अपना नाम सेम नहीं रख सकता, जैसे कि ICAI नहीं रख सकता, तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसको क्या बोलते हैं, CMA। तो CMA का नाम है क्या रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम में मैनेजमेंट जोड़ दिया, मतलब ऑफिशियली नहीं जोड़ा लेकिन उन्होंने एक्रोनिम में चेंज कर दिया, ICMAI कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, ICMAI, जबकि उसके जो नाम है इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कहीं भी मैनेजमेंट नहीं आ रहा। बट ठीक हो गया। ये हमारा कब हुआ, 2012 में। ये भी हमारा MCQ है कि इंस्टीट्यूट ने कब चेंज किया था। ठीक है, अब इन सब से इश्यू क्या आता है, जब नाम बार बार चेंज हुआ। पहले नाम क्या था, ICAI, फिर क्या हुआ, ICAI, फिर क्या हुआ, ICMAI, 3 नाम चेंज हो गए। पता इंडस्ट्री को डिटेल में नहीं पता कि क्या चल रहा है इंस्टीट्यूट का आपस में। तो जब वो पता है जो एप्लीकेशन निकालते हैं वो क्या लिखते हैं, CA, CMA, CWA, फ्रॉम कौन से इंस्टीट्यूट से, ICWI/ICMAI/ICAI, वो सब लिखते हैं। सी इंस्टीट्यूट के में ऐसा कुछ नहीं होता, वो खाली बोलते हैं C क्वालिफाइड चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट से चाहिए ये नहीं पता, सबको क्लियर है क्योंकि उनका नाम स्टार्टिंग से है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम कॉस्ट ऑडिटिंग कैसे स्टार्ट हुआ। इन mid-50s 1950s एक केस हुआ था 1955 और 56 के अराउंड। एक कॉर्पोरेट फेड हुआ था बहुत बड़ा वाला, दिल्ली में जैन कंपनीज। इसमें क्या था ना कि बहुत सारी कंपनीज थी, सीमेंट की हो गई, एरोप्लेन की हो गई और अलग अलग इंडस्ट्रीज थी। सब कुछ सही चल रहा था, बट कंपनी क्या करती है ना, mid-50s में आते आते वॉलंटरी लिक्विडेट के लिए अप्लाई कर देती है। जब ये चीज़ें शेयर होल्डर्स को पता चलती है तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई सब तो सही चल रहा था, अचानक से क्या होगा तो मुझे लिक्विडेट करना पड़ रहा है। तो वो बोलते हैं कि हमारी जो है ना कुछ कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई थी और हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से हमें लिक्विडेट करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और बहुत सारे कमीशन बिठाए। उन्होंने देखा कि मतलब एक बार देखो कि क्या रीज़न है, किस वजह से लिक्विडेशन में जा रही है, रीज़न का सही है या नहीं। तो उन्होंने पहले कमीशन बिठाया विवान बोस कमीशन, ये भी हमारा MCQ में आता है। ठीक है, बाद जब द कमीशन, फिर क्या बिठाया, देवती शास्त्री कमेटी, ये उन्होंने बिठाई। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, तब तक तो 1950 तक तो कोई कॉस्ट ऑडिट वाला हिसाब था नहीं, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग ही हो रही थी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम किसका किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उनको उसमें कुछ इनको इनएडुकेसीज मिली। अब इन एडुकेसीज को कैटर करने के लिए उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि हमें जो है ना कुछ मोर इफेक्टिव सिस्टम लाना पड़ेगा फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट ऑडिट के लिए हमें एक अच्छा सिस्टम लाना पड़ेगा। इसी के बाद हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किया गया एज ए रेगुलेटरी बॉडी कि जो इनको ऊपर ओवरव्यू करेगा और उनके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस निकालेगा
वो ओवरव्यू करेगा। 1959 में हमारा इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था, ठीक है। तभी से हमारा कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग इफ़ेक्टिव हुआ, ठीक है। अब हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कॉस्ट ऑडिट की। 1959 में हमारा हो गया सेटअप, लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ 1965 में। ये भी हमारा MCQ है। इन इंडिया विद cost audit was first introduced in India with the introduction of Section 233B of Companies Act 1956 for cost audit and Section 209 subsection clause D for maintenance of cost record. अब कोस्ट ऑडिट इसमें जो है ना, पहले जब ये सेक्शन था तब क्योंकि CA में बहुत लिमिटेड थे, तो तब जो ये पावर थी ना, CA और CMA दोनों के पास थी कि अगर CMA अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट CA भी कर सकता है, ठीक है। अब 1965 से 2008 तक 44 कंपनीज़ इसके अंदर कवर की गई कि तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं और कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है। और इसके करवाना मतलब कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, कुछ टर्नओवर के बेस पे, तो वो करना है। अब यहाँ पे 1965 से 2008 तक 44 इंडस्ट्रीज़ आई, ये भी हमारा एक MCQ है। अब एक MCQ इसके अंदर और बनता है, इसमें इन 44 में फर्स्ट वाली कौन सी इंडस्ट्री थी, तो फर्स्ट जो थी वो थी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में फर्स्ट कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हुआ था। उसके बाद 2000 में एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई, कॉस्ट स्टडी मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारा कॉस्ट मैकेनिज्म चल रहा था कॉस्ट ऑडिट का, उसको स्टडी किया। फिर उन्होंने उस ग्रुप ने जो हमारा एक्सपर्ट का ग्रुप बैठा था 2009 में, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर आता था 2011 में इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनीज, हमारा इंट्रोड्यूस हुआ इन द कंपनीज एक्ट 1956। ये भी हमारा MCQ है कि फर्स्ट टाइम मैंडेटरी कब हुआ था कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। ये किस पे हुआ था, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ऑपरेशन, डिपेंडिंग ऑन द लिमिट टर्नओवर, यानी कि जो हमारी लिमिट कंपनी सेट की थी वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी लिमिट है। फिर हमारा कंपनीज एक्ट आ गया 2013। अब ये जो हमारा 1956 के अंदर जो हमारे मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड बने थे, ये जो भी रूल्स बने थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। और जो हमारे बने थे वो कुछ चेंजेस के बाद और कुछ एडिशन के बाद न्यू रूल्स बने, न्यू कंपनीज कॉस्ट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट टूल 2014, ठीक है। अब हमारे ये लेटेस्ट के आंसर हैं, यही वाले हैं, यही चल रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट ऑडिटिंग की हिस्ट्री हो गई, ठीक है। हमने ये सब कवर कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि हमारे कॉस्ट ऑडिट हम करा क्यों रहे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कोई तो ऑब्जेक्टिव हुआ कराने का, हाँ ऑब्जेक्टिव तो है बट क्या है उसको पढ़ते हैं। इसमें हमारे दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव और एक है सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर द सोसाइटी, जनरल एज ए होल, ठीक है। इसके लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है, वेदा हेल्पिंग द एंटिटी इन PPF। वेदा से है कितने, 2, V से है 2, E से है 2, D से है 3 और A से 1, बाकी सबसे 1-1 है। अब मैं बता देता हूँ कि मेमोरी टेक्निक किस तरह काम करेगी। जहाँ पर भी कैपिटल लेटर है यानी कि वो हमारा एक सेपरेट हेडिंग है, जैसे कि V है, V में हमारे 2 हैं, V वेरिफिकेशन, E इंश्योर, D 3 है हमारे डिटेक्शन, A अपने एडवाइजिंग मैनेजमेंट, ठीक है। हेल्पिंग द एंटिटी ये हमारा कंप्लीट है, हेल्पिंग द एंटिटी, और PPF पीरियोडिकल प्रमोशन और फैसिलिटेशन, ठीक है। इस तरह हमारी ये मेमोरी टेक्निक काम करेगी। अब पहले हम पढ़ लेते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद a view to ascertain that these have been properly maintained,
हमें क्या वेरीफाई करना है, जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग बनाए हैं वो प्रॉपरली तरीके से मेंटेन किए गए हैं, और जो जिस तरह से वो मेंटेन किए हैं उन्होंने कंप्लाई किया किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए हैं बाय द CMA इंस्टीट्यूट, उनको कंप्लाई करके इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग की है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो इसी हिसाब से करें। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इनको हम अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, इसमें मतलब कॉस्ट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। कॉस्ट यूनिट क्या, कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है हम उसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। इंश्योर दैट हैज़ बीन प्रॉपरली असर्टेंड। अब क्या करना, इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सी, ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज। इंश्योरिंग दैट प्रेस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स ड्यूली अदर टू माने कंप्लाइड। जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर कहाँ दिए हुए हैं, सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिए हुए हैं, वो हमने सही तरीके से फॉलो किए हैं, हमको इंश्योर करना है वो। उसके बाद आता है D, कोई भी अगर एरर है, कोई फ्रॉड है, हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो हमारी इन्वेंट्री उसकी वैल्यू क्या है उसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे। डिटेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस ऑन टाइमली मटेरियल एंड टाइम। अगर हमारा कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, अगर नॉर्मल लॉस है मतलब वो तो किसी प्रोसेस में होना ही है, वो तो होएगा। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है यानी कि फैक्ट्री शट डाउन हो रही है, मतलब मशीन शट डाउन हो रही है, बार बार इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें एक तो हमारा मटेरियल का भी लॉस होगा। यानी कि अगर मशीन चल रही थी, उसमें मटेरियल पड़ा था, वो शट डाउन होगी, जो मटेरियल पड़ा था वो तो बेकार हो गया। अब जब शट डाउन तो हमारा टाइम का भी इशू हुआ, टाइम भी ख़राब हुआ, वो सबको हमें डिटेक्ट करने में ईजी हो जाएगा। एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर यूनिट फर्म कंपेरिजन, मतलब जो हमारी फर्म के अंदर कॉस्ट आ रही है और जो बाहर दूसरी वाली फर्म के अंदर सेम ही प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट आ रही है, उसके हम कंपैरिजन कर पाएंगे, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो हम वो सजेस्ट कर पाएंगे, उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। हेल्पिंग द एंटिटी इन मैटर ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग, प्राइस कंट्रोल एट्सेट्रा। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जैसे कि हम इंडिया में कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, वही प्रोडक्ट चाइना ही बना रहा है, ए प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। चाइना की जो कॉस्ट आ रही है वो 100 आ रही है, हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 150 आ रही है। अब चाइना अगर यहाँ पे इंडिया में उसको एक्सपोर्ट करके बेचेगा 100 रुपये में, तो सारे 100 रुपये वाले खरीदेंगे, और यहाँ पे जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारा चाइना वाला प्रोडक्ट 100 रुपये वाला है, इसके ऊपर 50 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। तो ये प्रोडक्ट 150 का हो गया, अब यहाँ वाला भी 150 का हो गया, ठीक है। तो इसको डंप ना कर पाए यूजली, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट। हमारे पास कॉस्ट रिकॉर्ड होंगे तो हम प्रोडक्शन की भी वैल्यूएशन कर पाएंगे, कितना हमारा वैल्यूएशन ना हुआ है। एंटी प्रॉफिटिंग, अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस कम किए हैं तो उन टैक्सेस को जो एंड यूज़र है उसके पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले ये एक अदर बॉडी होती थी GST के अंदर, लेकिन अभी इसको ख़त्म करके कंपटीशन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। प्राइस कंट्रोल एंड ऑल, ठीक है। पीरियोडिकल रिकन्सिलिएशन ऑफ बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जो हमारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड तो अलग बन रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलग बन रहे हैं, लेकिन उसका हमें रिकन्सिलिएशन भी तो करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। हमें उसका रिकन्सिलिएशन करना पड़ेगा, वो हमें हेल्प करेगा जब हम अपना कॉस्ट अकाउंट बना कर रखेंगे। तो प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर हमारी कॉस्टिंग वगैरह सब ठीक होगी, कॉस्ट ऑडिट हो रहा होगा, तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही तरह से कर पाएंगे, जो भी ऑपरेशन डिस्क्लोजर है वो दे पाएंगे। और जब हमारी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑडिट होगा, तो यानी कि हमें सही कॉस्ट पता चलेगी, तो उसके बेस पे हम कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो हम सब ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो हमारी जनरल ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है,
वी आर लुकिंग फैबुलस एंड एफिशिएंट। वी यानी कि वेरीफाइंग वेदर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ जस्टिफाइड एज पर द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटी। मतलब जो प्रोडक्ट है और जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को, तो हमें ये वेरीफाई करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। रिमूविंग डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ यानी कि एक पैरिटीज़ में होना चाहिए, मतलब सब एक जैसा। अगर कुछ कहीं कॉस्ट ज़्यादा है कहीं कम है तो उसको हमें रिमूव करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इफ़ एनी प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लुकिंग इनटू द नो कॉस्ट बेस इकोनॉमिक इम्बैलेंस मेकर प्रोडक्ट और सर्विस। फैसिलिटेटिंग इन द ग्लोबल मार्केट एंड कॉस्ट कंपेरेटिव ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ग्लोबल मार्केट, जैसे मैंने अभी इंटरनेटिंग वाली टूटी वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे भी फिट होता है। अगर हमें ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना है तो हमें अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना पड़ेगा। ठीक है। इंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स को हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अब आते हैं यूटिलिटीज़ एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यूटिलिटीज़, एडवांटेज, बेनिफिट, मतलब ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। और जो हमारा ये हमने पढ़ा है ना अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है बार बार। अब ये दिसंबर 23 में भी आया हुआ है। सोशल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है, इसको थोड़ा ध्यान से याद करना। अब आते हैं हम एडवांटेज एंड यूटिलिटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इन द इनिशियल ईयर कॉस्ट ऑडिट वाज मेरली ए टूल ऑफ प्राइस कंट्रोल। मतलब हम जब कॉस्ट ऑडिट करते थे स्टार्टिंग में, तो हमारा पर्पस क्या होता था कि सिर्फ हमें जो प्राइस है उसको कंट्रोल करना है, अननेसेसरी हमारा प्राइस इंक्रीज ना हो फॉर कंज्यूमर एंड इंटरेक्टिव इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट when statute introduced under the provision of the Companies Act was meet the government requirement of regulatory cost। मेन ऑब्जेक्टिव कब स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्टिंग में तो बस जस्ट ऐसा था। मेन ऑब्जेक्टिव कब स्टार्ट हुआ, जब 1956 में गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरीली इंट्रोड्यूस किया कॉस्ट ऑडिट को। क्यों इंट्रोड्यूस किया, टू मीट द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। किस लिए, टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ सम कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्री यानी कि जो मेन इंडस्ट्री, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, टू प्रोवाइड ऑथेंटिक डाटा टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को ऑथेंटिक डाटा मिलेगा तब तो गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर पाएगी। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट कम है और उसका प्राइस भी कम है तो उसकी तो मारामारी हो जाएगी कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती, उस पर कुछ कॉस्ट तुम्हारी दर्शाई। अगर वो चीज़ कम है और उसकी डिमांड भी कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के उसको डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैनेज करती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। द एक्सपर्ट कमेटी वाज फॉर्म्ड by the government of India to study cost audit scenario in the country। और उन्होंने कुछ बेनिफिट्स हमें बताया कि ये बेनिफिट है कॉस्ट ऑडिट का। क्या है, कोस्ट इंफॉर्मेशन इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रक्चर द कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट है उसको स्ट्रक्चर किस तरह से उसको ये कॉस्ट आई उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया, अंडरस्टैंड इट एंड यूज़ इट फॉर द कम्युनिकेटिंग टू द स्टेक होल्डर। जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको बताना है कि हमारी ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारी कॉस्ट आई है। कॉस्ट इज़ द इम्पोर्टेंट टूल फॉर असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर वैल्यू। अगर हमारी कॉस्ट कम आ रही है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको भी हैप्पी, और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं क्योंकि कॉस्ट कम आएंगे तो हम उनको बेचेंगे कम में, तो उनका भी बेनिफिट होगा। ठीक है। इट
इट इन्फॉर्म हाउ प्रॉफिट एंड वैल्यूज आर क्रिएटेड। कॉस्ट कम आएंगी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो एट ए टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारी वैल्यू क्रिएट होगी। एंड हाई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑपरेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट। कि हमारा जो इनपुट है जब मशीन के अंदर जाता है तो उसको बनने में कितना टाइम लगता है, वो आउटपुट कितना तैयार हो जाए। वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की जो वो बन रहा है वो इफेक्टिवली बनना है, मतलब जैसा हमें चाहिए ऐसे ही बनना है, कुछ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। इट कंट्रीब्यूट टू द डाटा इनपुट ऑन द इकोनॉमिक लेवल पैरामीटर लाइक रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन एक्सेट्रा। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑडिट होगा तो हम इजीली अपनी रिसोर्स को एलोकेट कर पाएंगे कि हमारी वेस्ट हो रहा है उसको मैनेज कैसे किया जाए, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। गुड प्रैक्टिस इन कॉस्ट ऑडिट शुड सपोर्ट ए रेंज ऑफ बोथ रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजन। हम जो रेगुलर हमारी जो डिसीजन है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो नॉन रूटीन डिसीजन है वो भी हम कर रहे हैं। मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट, मतलब जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहा है वो हम मीट कर रहे हैं, और हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो हमें मिनिमम चाहिए उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। असिस्टिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्या करें जो कस्टमर को चाहिए वो एक्सपेक्टेशन मेड नहीं हो रही, हम उनसे फीडबैक लेंगे, उस फीडबैक के हिसाब से हम अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स एंड इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन, प्रोडक्ट मिक्स करेंगे मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है लेकिन उससे हमारी कॉस्ट नहीं बिटी तो हम कुछ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट मिक्स करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम अपने इन्वेस्टमेंट और करें ताकि हम रिटर्न ले सकें। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई द वीकनेस इन अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जो भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिस्टम चल रही है, जब हमारा कॉस्ट ऑडिट होगा तो हमें कुछ गलतियाँ भी मिलेंगी, तो हम कॉस्ट ऑडिट के बेस पर जब हमारी गलतियाँ हाईलाइट होगी तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा किस चीज़ में, जो हमारे रेट होते हैं टैक्स वगैरह उनको फिक्स करने में, एंड टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो बनाती है गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ये जो कॉस्ट ऑडिट है इसकी पावर हमें कहाँ से मिलती है। कॉस्ट ऑडिट की पावर जो हमें मिलती है सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से मिलती है। इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आते हैं कॉस्ट ऑडिट, बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट के क्वेश्चंस पे। ठीक है, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empower the central government to specify audit of items of cost in respect of certain companies as under section 148 subsection 1 notwithstanding anything contained in this chapter। notwithstanding का मतलब कि इस चैप्टर के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो उसको हमें इग्नोर करना है, जो हम यहाँ 148 के अंदर दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज मतलब कुछ कम, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ता 44 कंपनीज स्पेसिफाई की हुई हैं। ठीक है, तो वो किस बेस पे क्लासीफाई की हुई है, कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया होगा, कुछ नेटवर्थ क्राइटेरिया होगा, उन सब के तो जो भी क्राइटेरिया होगा फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज वो इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, जो या तो इन्वॉल्व होगी इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। एज में भी प्रेस्क्राइब यानी कि रूल, जो कंपनी ने रूल निकाले हुए हैं CRA रूल 2014 वो। डायरेक्ट द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट एज में भी प्रेस्क्राइब, कि किस तरह से हमें पर्टिकुलर्स
रखने, क्या क्या रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड बनाएंगे मटेरियल का कुछ रिकॉर्ड बनाना है तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, लेबर्स में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, या फिर दो भी अदर आइटम्स होंगे, उसके लिए हम प्रेस्क्राइब करेंगे कहाँ पर, रूल्स के अंदर। ऑल्सो इंक्लूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट केयर्ड बाय द क्लास ऑफ कंपनीज, जो भी क्लास ऑफ कंपनीज होगी वो हम बना कर रखेंगे। तो इसको हम पहले एक बार समअप कर लेते हैं क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है 148 के अंदर कि वो किसी भी क्लास ऑफ कंपनीज़ को डायरेक्ट कर सकती है कि तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने और उनका ऑडिट कराना है। लेकिन उन सबको डायरेक्ट करने से पहले जो भी उसकी रेगुलेटरी बॉडी होगी उससे वो कंसल्ट करेगी, उसके हिसाब से फिर वो रूल्स बनाएंगी, फिर वो ऑर्डर करेगी। ठीक है, अगला ये क्या है, प्रोविज़ो, प्रोवाइडेड प्रोविज़ो, और बोल इसको मतलब ये एक्सेप्शन है, मतलब ये फर्दर इंफॉर्मेशन है। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड इन द स्पेशल एक्ट कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी constituted or established under such a special act। अगर कोई उस इंडस्ट्री की, उस क्लास ऑफ कंपनी की कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो पहले उससे कंसल्ट करेगी, उससे कंसल्टेशन करने के बाद फिर वो अपना ऑर्डर निकालेगी। सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओपिनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नेसेसरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर कर देगी क्या, कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द क्लास ऑफ कंपनीज विच आर कवर्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या कवर है कि गवर्नमेंट क्या प्रेस्क्राइब करेगी, रूल। तो रूल कहाँ पर प्रेस्क्राइब करेंगे, सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 के अंदर जो भी प्रेस्क्राइब किया हो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसका क्या क्राइटेरिया होगा, नेटवर्थ प्रेस्क्राइब होगी, रूल्स के अंदर टर्नओवर क्या होगा वो सब प्रेस्क्राइब होगा। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब ये पावर किसको मिल रही है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटेंट को। पहले पावर यहाँ पे किस चीज़ के पास थी, सीए के पास भी थी और सीएमए के पास भी थी। अब एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, सीएमए के पास है। ठीक है, वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, ये भी हमारा एमसीक्यू बनता है, किससे कौन अपॉइंट करता है, और हमारी रिपोर्ट किसको सबमिट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शैल एन ऑर्डर ऑफ द जो हमारा सेक्शन 139 के अंदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो हमारा कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। 139 के अंदर कौन होता है, सीए। मतलब अभी तो यहाँ पहले एक्सक्लूसिव पावर दी और यहाँ पे इसको एक्सक्लूड भी कर दिया कि ये नहीं करेगा। ठीक है, फर्दर दैट अ कॉस्ट ऑडिटर provided further that the auditor conducting the cost audit shall comply with the cost auditing standard। जो हमारे इंस्टीट्यूट ने cost auditing standard इशू किया उसको वो कंप्लाई करेंगे। अब सेक्शन 4 में आते हैं। एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन, यानी कि दिस सेक्शन 148 शेल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्ट अंडर सेक्शन 143। 143 में कौन सा सेक्शन, टैक्स ऑडिट। ठीक है, टैक्स ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हमारा 143 में कंडक्ट हुआ है उसके एडिशन में ये होगा, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑडिट क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन, ये सब हम आगे पढ़ने वाले एक अलग चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट the report on audit of cost records shall be submitted to the by the cost accountant in practice to the board of director। ये भी हमारे एमसीक्यू में आता है। A company shall within 30 days from the date of receipt of cost of audit report prepared in pursuance of direction under subsection 2 furnish the central government with the research report along with the information, explanation, average, resolution, qualification contained therein। अब कंपनी क्या करेगी,
within 30 days from the date of receipt of copy of the cost report। जो cost report cost ऑडिटर ने बनाई है वो किसको सबमिट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 30 डेज। अब सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, आफ्टर रिसीविंग सच रिपोर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ है उसके एडिशन में उसको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ऐसा कर सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर सकती है, वो मांग सकती है, और जो भी कंपनी है उसको वो फर्निश करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। अगर इन सब चीज़ों को करने में कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो हमारा सबसेक्शन बोलता है, ये पूरा हमारा MCQ है दोनों के दोनों, क्या बोलता है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी एंड every officer of the company who is in default shall be punishable in the manner as provided in subsection 1 of subsection 1 of section 147। ये है कंपनी और ऑफिसर के लिए, सिर्फ एक ही सेक्शन है। अब आते हैं कोस्ट ऑडिटर के लिए। एक कोस्ट ऑडिटर को डिफ़ॉल्ट करता है वो पनिशेबल होगा कहाँ पर, सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 तक ऑफ सेक्शन 147। ठीक है, अभी 140 सेक्शन की जो पेनल्टीज़ है वो हमें दी हुई है यहाँ पर नीचे। ठीक है, अगर कोस्ट ऑडिटर है, अगर वो नोइंगली डिफ़ॉल्ट करता है तो फ़ाइन कितना है, 25,000 से लेके 5 लाख तक कुछ भी हो सकता है। अगर वो नोइंगली करता है, विलफुल डिफ़ॉल्ट करता है तो फ़ाइन कितना है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख, और साथ में 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर कोस्ट ऑडिटर कन्विक्ट हो गया कि हाँ इसने ये डिफ़ॉल्ट किया है, तो 2 चीज़ और होंगी, जो उसने रेमुनरेशन ली है वो रिफ़ंड करनी पड़ेगी, और जो भी उसके डिफ़ॉल्ट करने की वजह से डैमेज हुआ है उसको वो पे भी करना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ी पेनल्टी है। ठीक है, अब कंपनी के ऊपर क्या है, अगर कंपनी इस चीज़ को कंप्लाई नहीं करती, कंपनी के ऊपर फ़ाइन है 25,000 से लेके 5 लाख तक। कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं कि वो जेल चला जाएगा, तो यहाँ पर जेल की कोई पेनल्टी नहीं है। अब जो कंपनी के ऑफिसर हैं वे तो जा सकते हैं जेल, तो उनके लिए क्या इम्प्रिजनमेंट है 1 लाख रुपये, सॉरी 1 साल तक, और एंड मतलब या तो सिर्फ ये या फिर फ़ाइन 10,000 से लेकर 10 लाख तक, या फिर दोनों। ठीक है, अब इसका लीगल फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं हम इसका लीगल फ्रेमवर्क। कंपनीज में कंपनी 2013 के अंदर हमारा लीगल फ्रेमवर्क दिया हुआ है। जैसे कि हमारी डेफिनेशन दी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, all sale and purchase of goods or services by the company, assets and liabilities of the company, or item of cost as may be prescribed by the section 148। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, बाकी एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं दोबारा से जब आऊँगा ना तब मैं पढ़ा दूँगा आपको। ये जो है ना चैप्टर अगले में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 148 बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाने हैं उसका बताता है। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट 8 रजिस्टर ऑफिस में बनाएगी और वहीं पर रखेगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं उसको कहीं और रखना है तो वो और उसी को इन्फॉर्म करेंगे विदिन 7 डेज ऑफ डिसीजन। प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियडिकली सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द रजिस्टर ऑफिस। अगर किसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस है तो उसका जो भी पीरियडिकली जो वो स्टेटमेंट बनाएगी वो हेड ऑफिस को भेजेगी, जो भी रजिस्टर ऑफिस होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी ओपन फॉर द डायरेक्टर्स इन बिजनेस आवर्स एट रजिस्टर ऑफिस, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें प्रिजर्व करके रखना है फॉर एटलीस्ट 8 ईयर्स। अब सेक्शन 148 में क्या है, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या रूल बनाना रिगार्डिंग कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ऊपर। अब
सेक्शन 469 empower CG to make rules कैरिंग आउट द प्रिजन रूल बनाए हुए हैं 2014 के अंदर हमारे रूल हैं, हम वहाँ पर वो पढ़ने हैं। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, ये मैंने यहाँ पर अभी डाल दिया है, इसको यहाँ से हटा के हम एक अलग चैप्टर में इसके जहाँ पर वो है इस पर हम अभी इसको लेके चलेंगे जैसा हमारे इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का कंटेंट फर्स्ट बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके में देखते हैं डेवलपमेंट क्या क्या है, मतलब ये सिर्फ स्टडीज़ के लिए है। ये हमारा सेक्शन 148 रेलिवेंट है फॉर द एग्ज़ाम, इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। यूटिलिटीज़ एक आध बार आया, नॉट सच इम्पोर्टेंट, मतलब अगर यूटिलिटीज़ आता है, एडवांटेज आते हैं, तो जो तुम ऑब्जेक्टिव याद करोगे ना उसी में हेल्पिंग करके कि ये हमें इस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प, तो उसमें हेल्पिंग लगा के तो कोस्ट ऑब्जेक्ट भी लिख दो तब भी काम चल जाएगा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है। ये जो जितनी पार्ट ऊपर वाले ये सारे MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट ये डेफिनेशन, ये हमारे कभी कभी आ जाता है डिस्क्रिप्टिव में, और ये फिर हमारे नॉलेज के लिए है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन बैंक। MCQ देखेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स देखेंगे और ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। कोस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1965। ठीक है, कोस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर सीमेंट। Government of India has issued order in with respect to the introduction of mandatory cost audit record to be maintained by the company in the year of 2011। ठीक है, जो मैंडेटरी हुआ था सब लिखवाया हुआ मैंने कि ये चीज़ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वही आ रही है, मतलब वही क्या आ रही है, मैंने यहाँ पे भी देखा जो MCQ दिए हैं वो इस हिसाब से मैंने वहाँ पर MCQ में मार्क कराया हुआ है। द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट of cost record is submitted by the cost auditor to the board of director. The cost auditor of the company who is in default in the compliance with section 148 shall be punishable in the manner as provided in subsection 2 to 5 of section 147 of the company 2013। अब ये वाला वन सबसेक्शन 1 किसके लिए, कंपनी के लिए, और 2 to 3 कोस्ट ऑडिटर के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। द डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 वाज मोस्टली गिवन बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस 15% ऑफ मार्जिन। मतलब कॉस्ट प्लस को तो ठीक है, लेकिन 15+ मार्जिन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स होगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1944 विद ऑब्जेक्टिव टू ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करने के लिए नहीं, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था हमारा, तो ये हमारा फॉल्स है। ए कंपनी शैल सबमिट कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द सेम। साइनिंग से नहीं, रिसीव से है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ फॉर्मुलेटेड बाय द कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नहीं भाई, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही करेगा ना, तो ये भी फॉल्स है। द ऑडिटर कंडक्टिंग द कोस्ट ऑडिट शेल कंप्लाई विद द कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई क्यों, ऑडिट है तो ऑडिट स्टैंडर्ड कंप्लाई करेगा ना, तो ये भी सारे के सारे फॉल्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। The Institute of Cost Accountants of India was set up in the year of 1944 as a limited company. The cost accounting system was initially developed based on the recommendation of Vivian Bose Commission. ठीक है, the company and every official of the company was in the default in compliance with the section 148 shall be punishable with the subsection 1 of section 147. The Institute of Cost and Works Accountants of India was renamed as the Institute of Cost Accountant of India in the year of
2012। ठीक है, अभी हम यहाँ पे साइड में क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वही है जो ऊपर लिखवाए हुए हैं। डेफिनेशन क्या है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है वहाँ से। ठीक है, इसको आप देख लो। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी मेमोरी टेक्निक यहाँ पे है, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए मेमोरी टेक्निक यहाँ पर है। अगर हमारे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते तो हम दोनों लिखेंगे, जनरल भी और सोशल भी। अगर स्पेसिफिक आता, जनरल आता तो सिर्फ जनरल लिखेंगे, सोशल आता तो सिर्फ सोशल लिखेंगे। ठीक है। हाँ, नीचे भी दिया हुआ है, मतलब ये किस सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, या फिर राइट एंड नोट ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सेम दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कौन सा आता है, 148 सेक्शन। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज इन रिलेशन टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल फ्रॉम देयर अंडर। तो हम क्या लिखेंगे, ये सारा कंटेंट। ठीक है। कोस्ट ऑडिटर का वो पॉइंट होगा, विद इन 180 डेज फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी इन्फॉर्म करेगी तो द कोस्ट ऑडिटर के तुम अपॉइंट हो गए हो, और फाइल करेगी नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज इन फॉर्म CRA 2 और विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। और फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द कोस्ट रिपोर्ट सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन XBRL रिपोर्ट इन CRA फॉर्म CRA 4 अलॉन्ग विद फीस जो भी होगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोस्ट ऑडिट, हमारा ये घंटे में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक हुआ, इसके बाद हम देखेंगे कोस्ट ऑडिट रूल्स, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। गुड बाय।